हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लजूपुर में। तो ये दोस्तों ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर के पेपर 1 के चैप्टर 6 की वीडियो है। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्योंकि अभी हम सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक सोशल कंट्रोल से रिलेटेड है। ये लेंदी चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने दिमाग में इसे ज़रूर रखिएगा और इससे रिलेटेड नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो सोशल कंट्रोल के आज हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें है पुरस्कार एवं दंड। तो ये कुछ क्वेश्चंस है पुरस्कार एवं दंड से रिलेटेड। पुरस्कार द्वारा सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया जाता है, दंड के स्वरूप और प्रकारों का उल्लेख कीजिए, सामाजिक नियंत्रण में दंड के महत्व की विवेचना कीजिए, सामाजिक नियंत्रण में भाषा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पुरस्कार द्वारा सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण एक जटिल व्यवस्था है जिसे स्थायी और स्वचालित बनाने के लिए व्यक्तियों में अपने समूह के प्रति निष्ठा पैदा करना आवश्यक है। सोशल कंट्रोल क्या है? एक जटिल व्यवस्था। ये लचीली बिल्कुल भी नहीं है, ये जटिल व्यवस्था है। तो इसे परमानेंट यानी स्थायी बनाने के लिए, इसे स्वचालित बनाने के लिए व्यक्तियों में अपने समूह के प्रति निष्ठा पैदा करना आवश्यक होता है। यानी व्यक्ति जिस भी समूह से रिलेटेड है, को रिलेटेड है, तो उसके प्रति जो उसकी निष्ठा है उसे पैदा करना आवश्यक है। तो पुरस्कार वह विधि है जो अनौपचारिक रूप से समूह के प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा को बढ़ाकर सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाता है। तो पुरस्कार से हमारा तात्पर्य है कि किसी अच्छे कार्य के बदले व्यक्ति को कोई उपहार या प्रमाण पत्र देना होता है, और एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज को नियंत्रित करने के लिए मतलब एक हथियार या साधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण का रचनात्मक साधन है। यह आलोचना अथवा बहिष्कार के द्वारा नहीं बल्कि प्रशंसा और सहयोग के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है। यानी पुरस्कार से हमारा तात्पर्य किसी अच्छे कार्य के बदले व्यक्ति को कोई उपहार अथवा प्रमाण पत्र देना, आलोचना या फिर बहिष्कार करना नहीं बल्कि उसकी प्रशंसा, उसका सहयोग करना और इसके द्वारा ही उसके मतलब कि व्यवहारों पर नियंत्रण रखना। तो अच्छे कार्य के बदले व्यक्ति को कोई उपहार अथवा प्रमाण पत्र देना। रियलिटी ये है कि प्रत्येक समाज के सभी सदस्यों में कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों की आशा की जाती है। कुछ व्यवहार वे होते हैं जिनका पालन करना सभी सदस्यों के लिए आवश्यक होता है, जबकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो लेकिन वे कार्य व्यक्ति और सामाजिक विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो यही विकार है जिनके लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी दिए जाते हैं, और इस दृष्टिकोण से पुरस्कार एक प्रकार का सामाजिक प्रोत्साहन अथवा प्रेरणा है जिसके द्वारा अधिक से अधिक व्यक्ति कुछ विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित भी होते हैं। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके व्यवहार और ढंग के एक दूसरे से बहुत भिन्न होता है। सामाजिक नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि समूह में अधिकांश सदस्यों के व्यवहारों में एकरूपता बना रहे, और एकरूपता का अर्थ यह है कि सभी सदस्य अपने विचार और व्यवहार को एक दूसरे के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करें, एक दूसरे के साथ सहयोग दें, एक दूसरे के कार्यों में हेल्प करें। और यह कार्य पुरस्कार के द्वारा ही संभव होता है। जब समूह के द्वारा किसी को पुरस्कृत या सम्मानित किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे सदस्यों में भी उसी के अनुरूप बनने की इच्छा पैदा होती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति की सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार पुरस्कार समाज को प्रत्याशाओं द्वारा व्यक्तिगत व्यवहारों को भी संतुलन स्थापित करता है। अब बात करते हैं दंड के बारे में, दंड के प्रकार। तो दंड के प्रकार के जानने से पहले जान लेते हैं कि दंड क्या है। तो दंड का उद्देश्य समाज को अपराधी व्यवहार से बचाना है, किसी विशेष व्यक्ति को बढ़ावा देना नहीं। दंड का कार्य क्या है? अपराधी व्यवहार को बचाना है। इसे दंड का मतलब किसी भी गलत काम को बढ़ावा देना नहीं होता है। तो दंड का संबंध एक विशेष परिस्थिति और सांस्कृतिक मूल्यों से। इस दृष्टिकोण से विभिन्न समाज और विभिन्न युग में दंड के भिन्न भिन्न तरीके और व्यक्तित्व और सामूहिक व्यवहार पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न किया जाता है। दंड के कई प्रकार हो सकते हैं। पहला है शारीरिक दंड, देश निकाला, आर्थिक दंड, कारावास या फिर मृत्यु दंड। तो 5 प्रकार के दंड मुख्यतः रूप से प्रचलित हैं। तो ये इससे रिलेटेड डायग्राम है। शारीरिक दंड, देश निकाला, आर्थिक दंड, कारावास और मृत्यु दंड। शारीरिक दंड के बारे में बात करें तो शारीरिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि शारीरिक रूप से पनिश किया जाता है, यानी समाज विरोधी कार्य के लिए व्यक्ति को शारीरिक दंड देना दंड का बहुत प्राचीन स्वरूप है। प्राचीन काल में चोरी या फिर राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने पर कोड़े मारे जाते थे, उसे घोर यातना दी जाती थी, गर्म सलाखों से मतलब कि उसे दागा जाता था, उसे छलनी किया जाता था, और ज़्यादातर अपराधी को गर्म तेल में जला देना और उसे शारीरिक दंड देना, यही सब तरीके प्रचलित थे। तो शारीरिक दंड में इस तरह के दंड ही चले थे, लेकिन वास्तव में दंड का यह स्वरूप मानवता
समतावादी के बिल्कुल प्रतिकूल था और ऐसे दंड बदले की भावना को बहुत अधिक मतलब कि रिप्रेजेंट करते थे कि बदला लिया जा रहा है। लेकिन आज के दौर में इस तरह के दंड प्रचलित नहीं हैं। देश निकाला दंड का एक गंभीर तरीका है जिसमें गंभीर अपराधियों को अपने देश से सदैव के लिए बहिष्कृत किया जा सकता है। जैसे कोई अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है, दूसरे देश से मिला हुआ है, तो इस प्रकार ऐसे तरह के लोगों को देश निकाला किया जाता है। ऐसे अपराधियों को साधारणतः उन स्थानों पर भेज दिया जाता है जहां वे पुनः लौट कर न आ सके। भारत में लंबे समय तक पोर्ट ब्लेयर और अंडमान द्वीप समूह में अपराधियों को रखने का प्रचलन रहा है। बल्कि फिर भी अपराध के फ्रांसीसी संप्रदाय ने दंड के इस स्वरूप को अच्छा मान लिया, जबकि अन्य मतलब देशों ने देश निकाला को एक अच्छा प्रभाव मतलब कि अच्छा पनिशमेंट नहीं माना है। उनके अनुसार इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड है आर्थिक दंड। तो प्रत्येक समाज में आर्थिक दंड का प्रचलन अवश्य पाया जाता है। दंड का यह स्वरूप विशेष रूप से अपराधियों से संबंधित होता है। यानी आर्थिक दंड का मतलब ये होता है कि आपको पैसे के रूप में भुगतान करना या जुर्माना देना है। तो जो अपराधी होते हैं वो या तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध करते हैं या जिनके अपराध साधारण प्रकृति के होते हैं उन्हें मतलब कि हर्जाना देना पड़ता है, या फिर जैसे कि आपने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन कर दिया तो आपको चालान आपको देना पड़ता है। तो इसे भी आर्थिक दंड कहा जाता है। कारावास दंड का अत्यधिक प्राचीन स्वरूप है। कारावास का उद्देश्य अपराधी को सामाजिक जीवन से दूर रखकर सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है। कारावास यानी जेल। नेक्स्ट है मृत्युदंड। तो दंड के सभी तरीकों में मृत्युदंड को सबसे अधिक अमाननीय और क्रूर दंड माना जाता है। यानी बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेज आ जाती है कि मृत्युदंड देना पड़ता है। तो मृत्युदंड को सबसे ज़्यादा क्रूर दंड माना जाता है या फिर अमानवीय दंड माना जाता है। दंड का यह स्वरूप अत्यधिक विवादपूर्ण है, लेकिन तो भी अनेक समाजों में यह आज तक प्रचलित है। अनेक अपराध शास्त्रियों का मत है कि गंभीर अपराधियों को मृत्युदंड दिए बिना सामाजिक जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। समय के परिवर्तन के साथ ही मृत्युदंड के तरीके में भी परिवर्तन हो रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले सूली पर चढ़ाना, फेंक देना, विष पान कराना, जमीन में जीवित गाड़ देना, ये सभी मृत्युदंड के स्वरूप थे। परंतु मध्यकाल में रस्सी के फंदे द्वारा मृत्युदंड दिया जाने लगा है या दिए जाने का प्रचलन भी है। तो वास्तविकता यह है कि आर्थिक दंड देना तथा सामान्य अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ देना दंड का सर्वोत्तम तरीका है। यदि किसी स्थिति में शारीरिक दंड देना आवश्यक ही हो तो इसके पीछे बदले या कटुता की भावना भी नहीं होनी चाहिए। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था पारस्परिक विश्वास और कानून के प्रति निष्ठा में निहित हो सकती है। अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण में भाषा की भूमिका के बारे में। तो भाषा का सामाजिक नियंत्रण क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। यह तथ्य इसी बात से स्पष्ट होता है कि भाषा के द्वारा ही सामाजिक जीवन की उन इकाइयों को संगठित रखा जाता है जिनके द्वारा समाज का निर्माण हो सके। यानी भाषा सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाषा के द्वारा समाज जीवन के सभी इकाइयों को संगठित और निर्मित रखा जाता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो भाषा मुंह से उच्चारित संकेतों की वह अवस्था है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। तो इस प्रकार जीवन की किसी विधि विशेष को निरंतरता और परिवर्तनशीलता दोनों ही प्राप्त होती है। भाषा प्रतीकात्मक रूप से किसी उच्चारण का एक निश्चित अर्थ स्पष्ट करती है और इसका उद्देश्य सामाजिक सीख की प्रक्रिया को सरल बनाकर व्यक्तित्व का विकास करना होता है। सामाजिक नियंत्रण में भाषा की भूमिका को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला है समाजीकरण का आधार। तो भाषा समाजिक जीवन की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। समाज में सभी व्यक्ति भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और भाषा की सहायता से ही सामाजिक अंतर्क्रिया में भाग लेते हैं। व्यक्ति अपने आरंभिक जीवन में भाषा के द्वारा परिवार के सदस्यों से एकरूपता स्थापित करता है, जुड़ा रहता है और इसके पश्चात भाषा से ही उसे समाज के नियम और दूसरे व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन से परिचित भी कराया जा सकता है। तो जब व्यक्ति छोटा रहता है तो वो थोड़ा टूटी फूटी भाषा बोलता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी भाषा और उसका ज्ञान ज़्यादा अर्जित होना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा वो अच्छी तरह से बोलना और व्यवहार करना सीख जाता है और भाषा ही व्यक्ति को एक
पार्टिकुलर वे में बिहेव करने की क्षमता भी प्रदान करती है। नेक्स्ट है अनुकूलन में सहायक। तो भाषा वह शक्तिशाली साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति को सभी तरह की परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायता देती है। और वर्तमान युग की एक प्रमुख समस्या सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या है। आज एक ही समाज में अनेक संस्कृति के लोग साथ साथ रहते हैं, तो इन संस्कृति समूह के विचार, भावनाएं, विश्वास, रीति रिवाज भाषा के द्वारा ही समझा जा सकता है। इससे सांस्कृतिक संकीर्णता घटती है तो सभी व्यक्ति सामाजिक संगठन को भी सुदृढ़ बनाते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक स्थिरता। तो सामाजिक नियंत्रण के लिए समूह की संस्कृति में स्थायित्व होना आवश्यक है। यदि समाज के सांस्कृतिक मूल तेजी से बदलते रहें तो व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाएगा। संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करने में भाषा अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य करती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान के द्वार है। भाषा विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लोकगाथा और द्वारा व्यक्तियों की भावनाओं और विश्वासों को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है भावात्मक एकीकरण में सहायक। तो सामाजिक नियंत्रण की एक प्रमुख आवश्यकता व्यक्तियों के भावात्मक एकीकरण का होना है। भावनात्मक एकीकरण से तात्पर्य व्यक्तियों में हम की भावना और समानता की भावना का होना आवश्यक है। भाषा इस क्षेत्र में व्यक्ति को एकता की सूंद में बांधती है। नेक्स्ट है आत्मनियंत्रण का आधार। तो भाषा आत्मनियंत्रण के द्वारा भी सामाजिक जीवन को नियमित बनाती है, नियंत्रित रखती है। और आत्मनियंत्रण का संबंध आत्मचिंतन और विवेक से है। व्यक्ति में अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति और विवेकशीलता भाषा के कारण ही संभव हो पाती है। भाषा व्यक्ति को यह बताती है कि उसके कौन से व्यवहार उचित है और कौन से अनुचित है। नेक्स्ट है विचारों का प्रसार। तो सामाजिक नियंत्रण एक वृहद व्यवस्था है जिसमें एक दूसरे से बहुत दूर रहने वाले व्यक्तियों और समूहों का भी योगदान होता है। भाषा ये एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक स्थान पर रहने वाले लोगों को तत्कालीन समस्याओं और आवश्यकताओं से परिचित कराती है। इसी के फलस्वरूप जनमत का निर्माण भी होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक संकेतों के द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट करना पड़े तो समूह का आकार बहुत छोटा रह जाएगा। इसलिए भाषा हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नियोजन का आधार। तो वर्तमान युग में नियोजन का युग है। आज सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों को नियोजित आधार पर संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो गया है। तो इस कार्य में भाषा बहुत अधिक सहायक होती है। भाषा के द्वारा वर्तमान साधनों और भविष्य की आवश्यकताओं पर विचार किया जा सकता है और साधनों में वृद्धि करने के रास्ते भी खोजे जा सकते हैं। तो आदिम समाज में भाषा के अधिक व्यवस्थित न होने के कारण ही वे लोग भविष्य का उचित अनुमान नहीं लगा पाते, जिसके फलस्वरूप उनकी सामाजिक व्यवस्था लगातार शिथिल पड़ती जा रही। इस आधार पर भी भाषा सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख आधार है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाषा के कारण ही मानव एक प्रगतिशील प्राणी के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए भाषा के कारण ही मनुष्य पशु स्तर से कहीं अधिक ऊपर उठता है। संसार में चाहे कोई समाज सभ्य हो या अथवा आदिम हो, लेकिन प्रत्येक समूह की अपनी एक भाषा अवश्य होती है। भाषा के माध्यम से ही नियंत्रण के सभी साधन क्रियाशील भी होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं, और भाषा के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार भाषा की अनुपस्थिति में समाज का विकास होना तथा इसके द्वारा एक क्रियाशील व्यवस्था के रूप में कार्य करने की संभावना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।